हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया बिंदास और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 21 जुलाई 2025 को रात में ही हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसी के साथ में ये खबर भी बहुत तेजी से चल रही है कि उनके इस्तीफा के बाद अब हमारा नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो अब हमको ये नहीं जानना है कि कौन बनेगा, वो काम हमारे जो भी डिपार्टमेंट है उसका काम है, लेकिन हमें यह जानना है कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन भाग लेता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि आखिर उसकी योग्यता क्या होती है कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स की चर्चा करी गई है। उन आर्टिकल को हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद हमारे अमेरिका से लिया गया है। 64 आर्टिकल में है हमारे से सभापति, यानी कि ये हमारे सभापति होते हैं कहां के, हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जब मौजूद नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन कार्य कर सकता है, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 कहता है निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 का मतलब है का से कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। यानी कि जगदीप धनखड़ 5 अगस्त 2022 को हमारे चुनाव जीतकर बने थे उपराष्ट्रपति, लेकिन उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 67 आर्टिकल में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 कहता है चू से हमारा हो जाएगा चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी कराया जाना चाहिए, क्या टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शाह से आर्टिकल 69 कहता है शाह से शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब हम आज की वीडियो में यह बात करने वाले हैं सबसे पहले कि उपराष्ट्रपति का जो भी हमारा बनेगा उसकी आखिर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह है उसकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, भारत का वो नागरिक हो, यानी कि दूसरी बात भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी सरकारी पद पर है, चुनाव जीतने के बाद ही उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि लाभ के पद पर आप नहीं रह सकते हैं। उसके बाद में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, ये चीजें आपको समझनी होगी। यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का मतलब ये है 20 प्रस्तावक आपके कहां होने चाहिए, संसद में। यानी कि 20 लोग ऐसे संसद में हो जो आपको कहें कि हाँ मैं चाहता हूं कि ये चुनाव लड़ें उपराष्ट्रपति का, तो उसे बोलेंगे 20 प्रस्तावक। यानी कि कहां होने चाहिए, संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में आप लोगों के आपके फेवर में 20 लोग होने चाहिए जो ये कहें कि हाँ ये चुनाव लड़ें। और 20 अनुमोदक भी चाहिए होते हैं, यानी कि लिखित रूप में संसद के 20 लोग ऐसे हो अलग, यानी कि 20 प्रस्तावक जो हैं वो अलग, वो कहें कि हाँ मैं चाहता हूं कि ये चुनाव लड़े उपराष्ट्रपति का, वो 20 अलग हो गए। 20 और चाहिए होंगे अनुमोदक जो लिखित रूप में कहें कि हाँ मैं इनके साथ हूं ये चुनाव लड़ें। क्लियर। तो यानी कि 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, यानी कि लगभग 40 लोगों से आपकी जान पहचान होनी चाहिए। कहां पर, संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो 15,000 रुपए की जमानती राशि रखी जाती है। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में आपको 1/6 वोट से भी कम प्रतिशत मिलता है, यानी कि चुनाव टोटल जितने वोट्स पड़ेंगे उसका 1/6 वोट से भी कम आपको वोट मिलता है, तो ये जो 15,000 रुपए आपकी जमानत राशि जमा करी गई है ये आपको नहीं मिलती है। यानी टोटल वोट का 1/6 हमारे जो वोट्स हैं उससे ज्यादा आपको मिल जाते हैं, तो ये 15,000 रुपए आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये है हमारी योग्यता उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। क्या उसमें हम लोग भाग लेते हैं, यानी कि जनता भाग लेती है या नहीं रहती है। तो सीधा सा आंसर ये है कि उपराष्ट्रपति के जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें जनता भाग नहीं लेती है।
ये बात आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं, ना वो लोकसभा के हमारे मेंबर होते हैं, ना ही हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि संसद के हमारे दो सदन हैं, एक हमारा लोकसभा, एक हमारा राज्यसभा। ना वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही वो हमारा राज्यसभा का सदस्य होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, जब जनता ही भाग नहीं लेती है तो आखिर भाग लेता कौन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे संसद के दो सदन, एक हमारा लोकसभा, एक हमारा राज्यसभा, यानी कि जो हमारे संसद के मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के हमारे जो सदस्य होते हैं बोलते हैं उन्हें सांसद, यानी कि जो हमारे सांसद होते हैं वे चुनाव में भाग लेते हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात करें लोकसभा में टोटल हमारी जो सीटें हैं वो कितनी है? 550 है। लेकिन वर्तमान में हमारे लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य हमारे हैं 543, यानी कि 543 हमारे सांसद मौजूद हैं। कहां पर? लोकसभा में। उसी तरीके से अगर हम बात करें राज्यसभा में तो टोटल सीटें हमारे राज्यसभा में है 250, लेकिन वर्तमान में हमारे पास सदस्य कितने मौजूद हैं हमारे राज्यसभा में? तो 245 सदस्य मौजूद हैं। कितने? 245, यानी कि वर्तमान में हमारे पास लोकसभा में 543 सदस्य हैं और हमारे पास राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, यानी कि यही लोग हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब एक चीज और आती है कि राष्ट्रपति पहले दो लोगों को जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको लोकसभा में मनोनीत कर देता था, यानी कि अपने हिसाब से दो लोगों को चुनकर भेज देता था, यानी मनोनीत करके भेज देता था। कहां पर? लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 लोगों को जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत करके भेज देते थे, कि यानी कि वो अलग अलग क्षेत्र से, यानी कि खेल के क्षेत्र में किसी ने बड़ा कार्य किया हो, कला के क्षेत्र में किसी ने बड़ा कार्य किया हो, इस टाइप के कुछ 12 लोगों को अपने अनुसार राष्ट्रपति मनोनीत करके भेज देते थे। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए 12 मनोनीत सदस्य हैं ये भी भाग लेते हैं। साथ में जो निर्वाचित होकर यानी कि चुनाव लड़कर आ रहे होते हैं, चाहे वो स्टेट से हो या यूटी से हो, तो वो भी भाग लेते हैं। साथ ही साथ लोकसभा में मौजूद हमारे 543 लोग भी भाग लेते हैं। अब बात आएगी सर ये दो एंग्लो इंडियन की आपने जो बात करी है, क्या ये भाग लेते हैं? जी हाँ, ये भी भाग लेते थे, लेकिन वर्तमान में जो ये दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनकर भेजते थे उसको हमारे संविधान संशोधन 104 नंबर का हमारा जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसमें ये दोनों जो एंग्लो इंडियंस के पद थे इसको समाप्त कर दिया, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन हुआ, 104वां नंबर का संशोधन हुआ 2019 में। तो ये जो एंग्लो इंडियंस का जो हमारे सीट थी इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति अब लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करके नहीं भेजता है, केवल राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करके भेजता है, तो वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और हम बात कर 233 लोग जो यूटी और स्टेट से आए होते हैं वो भी भाग लेते हैं निर्वाचित होके, और जो वर्तमान में हमारे 543 लोग हैं लोकसभा में वो भाग लेते हैं। यानी कि लोकसभा के जो सांसद हैं, हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये दोनों ही भाग लेते हैं। अब मन में बात आएगी, सर हमारे राज्य में जो विधान मंडल है, विधानसभा, विधान परिषद के लोग भी भाग लेते हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विधान मंडल के चाहे विधान परिषद की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, उसमें से कोई भी मेंबर भाग नहीं लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर। अब बात आती है कि सर आखिर चुनाव होता कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? तो निर्वाचन मंडल करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल करवाता है। अब निर्वाचन मंडल चुनाव करवाता है तो कैसे करवाता है? तो क्योंकि उसमें जनता भाग ले नहीं रही है, तो जनता भाग नहीं लेती रही है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या कहा मैंने? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। सर ये आपने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, मेरे तो समझ में नहीं आया। तो आखिर ये वर्ड क्या है? चुनाव होता कैसे है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। तो सबसे पहले आप सपोज करिए कोई ए कैंडिडेट है जो उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहता है, कोई बी कैंडिडेट है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई सी कैंडिडेट है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। तो हमने डिवाइड कर दिया, ए का ये हो गया, बी का हो गया और ये हमारे हो गया सी का। क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास 5 सदस्य हैं, यानी कि 5 सांसद हैं जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा से, हम केवल 5 सांसद ले लेते हैं। 5 सांसद हैं, यानी कि इसमें से हम मान लेते हैं हमारे कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है,
कोई डी है, कोई हमारा ई है, और हमारा मान लीजिए हम ले लेते एफ है। क्लियर, हमने ले लिए 5 सांसद जो कि वोटिंग करेंगे इन 3 कैंडिडेट को, जो कि हमारे उम्मीदवार हैं किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। यानी कि उन्होंने ये सारी योग्यता को पूरा फुलफिल किया, तो अब वो चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं। कोई ए हमारे हैं, बी हैं, सी है, ये तीनों लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमने कहा था एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली चुनाव कैसे होता है, यानी कि जो ए नंबर का हमारा जो सांसद है वो जाएगा वोट देने के लिए, यानी कि वोट आपको तीनों को देना है। जो जनता वोट देती है, आप लोग देखते हैं कि आप लोग मशीन में जाकर जिसको भी वोट देना होता है उस पर आप बटन को दबाते हैं और वोट आपका पड़ जाता है। लेकिन ये जो चुनाव है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली यानी कि उपराष्ट्रपति को जो चुनाव होता है उसमें आपको तीनों को वोट देना होता है। यानी कि तीनों को सर कैसे वोट देना होता है, तो यानी कि आपको अपनी पसंद का नंबर लिखना होता है। यानी कि कोई ए हमारा सांसद है वो वोट देना चाहता है और उसको पसंद है कि जो बी नंबर का कैंडिडेट है वो बहुत ही अच्छा है और वो उसने अच्छा काम कर रखा है, तो वो बी नंबर को देगा 1 नंबर। उसके बाद में उसको लगता है कि जो ए नंबर वाला है वो भी अच्छा है लेकिन बी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम अच्छा है, तो वो उसको देगा 2 नंबर। फिर सी को देगा वो 3 नंबर। यानी कि आपको देना वोट तीनों को ही है, लेकिन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देना है कि आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं इन तीनों में से। तो वो बी को सबसे ज्यादा पसंद करता था, दूसरे नंबर पे वो ए को पसंद करता था, तीसरे नंबर पे वो सी को पसंद करता था। ऐसा नहीं होगा कि आप तीनों में से किसी एक को वोट ना दें, आपको वोट तीनों देना होगा बस प्रेफरेंस के हिसाब से। अब बी नंबर का हमारा सांसद जाएगा, उसको मान लीजिए पसंद है ए को उसको बहुत पसंद है कि ये हमारा पसंद है। उसके बाद उसको पसंद है बी नंबर, फिर उसको पसंद है 3 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा उसको पसंद है ए नंबर वाला कैंडिडेट। उसके बाद दूसरे नंबर वाला कैंडिडेट बी नंबर उसको पसंद है, फिर उसको सी नंबर कैंडिडेट पसंद है। अब जाएगा सी को मान लीजिए पसंद है हमारा बी नंबर वाला, उसको लगता है कि बी नंबर वाला कैंडिडेट बहुत अच्छा है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए। उसके बाद उसको लगता है कि हमारा ए नंबर वाला कैंडिडेट, उसके बाद ये वाला अच्छा लगता है, उसके बाद हमें ये वाला। यानी कि कोई भी सांसद आएगा वो तीनों को वोट देगा, बस नंबरिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, उसके बाद किसको पसंद करते हैं और सबसे बाद में आप किसको पसंद करते हैं। अब डी नंबर वाला हमारा सांसद आएगा तो डी नंबर वाला सांसद आएगा और वोट करेगा कि मान लीजिए उसको पसंद है सी नंबर, ये वाला कैंडिडेट मुझको पसंद है, फिर मैं इस वाले कैंडिडेट को पसंद करता हूं, फिर मैं इस वाले कैंडिडेट को पसंद करता हूं। फिर इसके बाद में ई नंबर वाला कैंडिडेट आएगा, मान लीजिए वो फिर से आता है, वो कहता है कि बी वाला कैंडिडेट बहुत अच्छा है, फिर ये वाला कैंडिडेट अच्छा है, फिर ये वाला कैंडिडेट अच्छा है। इसके बाद में एफ वाला सांसद आएगा, फिर वो चाहता है कि हमारा ए नंबर वाला सांसद ये वाला जो उपराष्ट्रपति का पद जीत जाए। उसके बाद वो चाहता है कि ये जीत जाए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये जीत जाए। अब हम बात करते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है और कैसे डिसाइड होता है कि चुनाव कौन जीता, तो उसको समझ लेते हैं। तो अब देखिए ए वाला जो हमारा कैंडिडेट था उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसको 1 नंबर कितनी बार मिला है, तो 1 बार 2 बार, यानी कि 2 बार उसको 1 नंबर मिला है। क्लियर। अब बी वाले को कितनी बार 1 नंबर मिला है, 1 बार 2 बार 3 बार, यहां पर 3 बार मिला है 1 नंबर। यहां पर देख लीजिए केवल 1 बार मिला है, यानी कि चुनाव से ये तो बाहर हो गया क्योंकि इसको 1 ही बार मिला है। सबसे ज्यादा बार 1 नंबर किसको मिला है, तो आप कहेंगे सर बी नंबर वाले कैंडिडेट को मिला है। तो जो चुनाव का जो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बी नंबर वाला उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत जाएगा। ये होता है हमारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, यानी कि जो भी हमारे सांसद वोट करने जाएंगे वो इसी अनुपात में देंगे। आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने जो भी कैंडिडेट है यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार है उसको अपना वोट देना होगा। यानी कि यहां पर मैंने आपको समझाया कि 1 नंबर सबसे ज्यादा कितनी बार मिला, बी को 3 बार, तो ये हमारा बी नंबर का जो कैंडिडेट है ये विन कर जाएगा और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा। यानी कि ये हमारे जो राज्यसभा है उसके पदेश सभापति भी होते हैं। क्लियर। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये चुनाव जीत जाएगा अब हमारे राष्ट्रपति जी आएंगी, यानी कि वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आकर इनको अपने शपथ दिलवा देंगी और शपथ दिलवाने के बाद ये अपने पद पर बैठ जाएंगे। क्लियर। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब राष्ट्रपति कौन बनेगा, चुनाव में कौन जीतेगा, वो आने वाले हमारे कुछ समय में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपसे और कही थी, यानी कि जैसे कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया,
तो ये चुनाव कितने जल्दी कराना है? तो हमारा संविधान ये कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र करवाना है। अब बात आ रही होगी सर यथाशीघ्र का मतलब क्या, 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर? तो ऐसी कोई भी चर्चा हमारे संविधान में की ही नहीं गई है कि कितने समय में आपको करवाना है। यथाशीघ्र का मतलब 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। तो यानी कि आपसे कभी पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को कितने दिनों में करा लेना चाहिए, तो कुछ भी डिसाइड नहीं है। एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके आप चुनाव को करवा लीजिए, तो यह डिसाइड नहीं है। लेकिन इसी जगह अगर राष्ट्रपति का पद होता तो उसको 6 महीने के अंदर ही अंदर चुनाव करा लेना होता है। वो संविधान में इसके बारे में चर्चा करी गई है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति के पद को चुनाव करवा लेना है। और उपराष्ट्रपति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी गई है कि कितनी जल्दी आपको चुनाव करवाना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद भी एक हमारा संवैधानिक पद है। संविधान में इसके बारे में चर्चा करी गई है। कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आप कहेंगे सर 63 आर्टिकल से लेकर 69 तक राष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें है? तो आप कहेंगे सर उसका मतलब होता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में किस देश से लिया गया है? तो तुरंत आंसर देंगे सर अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। क्लियर? आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।